रिवाइज कीजिए 13.2.4 पॉपुलेशन इंटरेक्शन को। कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज inhabited just by a single species? जी हाँ, नेचर में ऐसा कोई हैबिटेट नहीं है जहाँ सिंगल स्पीसीज हो। किसी स्पीसीज की मिनिमम रिक्वायरमेंट एक और स्पीसीज होती है जिसे वह फूड के रूप में ले सके। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, नेचर में ऐसा कोई हैबिटेट नहीं है जहाँ केवल सिंगल स्पीसीज हो। किसी स्पीसीज के मिनिमम रिक्वायरमेंट एक और स्पीसीज होती है जिसे वह फूड के रूप में ले सके। देयर इज नो सच हैबिटेट एंड such a situation is even inconceivable for any species. The minimal requirement is one or more species on which it can feed. Jहाँ there is no such habitat and such a situation is even inconceivable for any species. The minimal requirement is one or more species on which it can feed. अपना फूड बना लेने वाली प्लांट स्पीसीज भी अकेला सरवाइव नहीं कर सकती। इन्हें भी सॉइल माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है। सॉइल माइक्रोब्स सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन करके और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन के लिए रिटर्न कर देते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, अपना फूड बनाने वाले प्लांट स्पीसीज भी अकेले सरवाइव नहीं कर सकती। इन्हें भी सॉइल माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है। सॉइल माइक्रोब्स सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन कर देते हैं और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन के लिए रिटर्न कर देते हैं। जी हाँ, इवन अ प्लांट स्पीसीज विच makes its own food cannot survive alone. It needs soil microbes to break down the organic matter in soil and return the inorganic nutrients for absorption. जी हाँ, even a plant species which makes its own food cannot survive alone. It needs soil microbes to break down the organic matter in soil and return the inorganic nutrients for absorption. बिना एनिमल एजेंट को प्लांट पॉलिनेशन को कैसे मैनेज करेंगे? हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट? नेचर में एनिमल्स प्लांट्स और माइक्रोब्स न तो आइसोलेट रह सकते हैं और न ही रहते हैं, बल्कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाने के लिए विभिन्न तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, नेचर में एनिमल्स प्लांट और माइक्रोब्स न तो आइसोलेट रह सकते हैं और न ही रहते हैं, बल्कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से इंटरैक्ट करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स do not and cannot live in isolation but interact in various ways to form a biological community. जी हाँ, it is obvious that in nature animals, plants and microbes do not and cannot live in isolation but interact in various ways to form a biological community. मिनिमल कम्युनिटीज में भी कई इंटरेक्टिव लिंकेज होते हैं, हालांकि सभी लिंकेज आसानी से दिखाई नहीं देते। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होती है? जी हाँ,
मिनिमल कम्युनिटीज में भी कई इंटरैक्टिव लिंकेज होता है, हालांकि सभी लिंकेज आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जी हाँ, इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज many interactive linkages exist, although all may not be readily apparent. जी हाँ, even in minimal communities, many interactive linkages exist, although all may not be readily apparent. जी हाँ, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन के बीच पाया जाता है। ये इंटरेक्शन एक या दोनों स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल यानी कि हानिकारक, या न्यूट्रल हो सकते हैं। बेनिफिशियल इंटरेक्शन के लिए पॉजिटिव साइन, डेट्रीमेंटल के लिए नेगेटिव साइन, और वो साइन न्यूट्रल के लिए होता है। टेबल 13.1 देखिए। जी हाँ, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस arise from the interaction of a population of two different species. They could be beneficial, detrimental, or neutral, that is, neither harm nor benefit to one of the species, or both, assigning a positive sign for beneficial interaction, negative sign for detrimental, and O for neutral interaction. जी हाँ, इंटर-स्पेसिफिक interactions arise from the interaction of a population of two different species. They could be beneficial, detrimental, or neutral, that is, neither harm nor benefit to one of the species, or both, assigning a positive sign for beneficial interaction, negative sign for detrimental, and O for neutral interaction. Let us look at all the possible outcomes of inter-specific interaction. टेबल 13.1। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? जी हाँ, स्पीशीज ए बेनिफिशियल और स्पीशीज बी भी बेनिफिशियल होता है, तब नेम ऑफ इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म होता है। जी हाँ, स्पीशीज ए बेनिफिशियल और स्पीशीज बी भी बेनिफिशियल होता है, तब नेम ऑफ इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म होता है। जी हाँ, स्पीशीज ए बेनिफिशियल और स्पीशीज बी भी बेनिफिशियल होता है, तब नेम ऑफ इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म होता है। जब स्पीशीज ए डेट्रीमेंटल और स्पीशीज बी भी डेट्रीमेंटल होता है, तब नेम ऑफ इंटरेक्शन बताइए। जी हाँ, जब स्पीशीज ए डेट्रीमेंटल और स्पीशीज बी डेट्रीमेंटल होता है तो नेम ऑफ इंटरेक्शन कंपटीशन कहलाता है। जी हाँ, जब स्पीशीज ए डेट्रीमेंटल और स्पीशीज बी डेट्रीमेंटल होता है तो नेम ऑफ इंटरेक्शन कंपटीशन कहलाता है। जी हाँ, जब स्पीशीज ए डेट्रीमेंटल और स्पीशीज बी डेट्रीमेंटल होता है तो नेम ऑफ इंटरेक्शन कंपटीशन कहलाता है। जब स्पीशीज ए में बेनिफिशियल और स्पीशीज बी में डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन होता है, तब नेम ऑफ इंटरेक्शन बताइए। जी हाँ, स्पीशीज ए में बेनिफिशियल और स्पीशीज बी में डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन होता है, तब नेम ऑफ इंटरेक्शन पेरिडेशन कहलाता है। जी हाँ, स्पीशीज ए
में बेनिफिशियल और स्पीसीज बी में डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन होता है, तब नेम ऑफ इंटरेक्शन पेरिडेशन कहलाता है। जहाँ स्पीसीज ए में बेनिफिशियल और स्पीसीज बी में डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन होता है, तब नेम ऑफ इंटरेक्शन पेरिडेशन कहलाता है। जब स्पीसीज ए बेनिफिशियल और स्पीसीज बी डेट्रीमेंटल होता है तो नेम ऑफ इंटरेक्शन बताइए। जी हाँ, स्पीसीज ए जब बेनिफिशियल और स्पीसीज बी डेट्रीमेंटल होता है तो नेम ऑफ इंटरेक्शन पैरासिटिज्म है। जी हाँ, स्पीसीज ए जब बेनिफिशियल और स्पीसीज बी डेट्रीमेंटल होता है तो नेम ऑफ इंटरेक्शन पैरासिटिज्म है। जी हाँ, स्पीसीज ए जब बेनिफिशियल और स्पीसीज बी डेट्रीमेंटल होता है तो नेम ऑफ इंटरेक्शन पैरासिटिज्म है। जब स्पीसीज ए बेनिफिशियल और स्पीसीज बी न्यूट्रल होता है तो नेम ऑफ इंटरेक्शन बताइए। जी हाँ, जब स्पीसीज ए बेनिफिशियल और स्पीसीज बी न्यूट्रल होता है तो नेम ऑफ इंटरेक्शन कॉमेंसलिज्म कहलाता है। जी हाँ, जब स्पीसीज ए बेनिफिशियल और स्पीसीज बी न्यूट्रल होता है तो नेम ऑफ इंटरेक्शन कॉमेंसलिज्म कहलाता है। जी हाँ, जब स्पीसीज ए बेनिफिशियल और स्पीसीज बी न्यूट्रल होता है तो नेम ऑफ इंटरेक्शन कॉमेंसलिज्म कहलाता है। यदि स्पीसीज ए डेट्रीमेंटल और स्पीसीज बी न्यूट्रल होता है तो नेम ऑफ इंटरेक्शन बताइए। जी हाँ, यदि स्पीसीज ए डेट्रीमेंटल और स्पीसीज बी न्यूट्रल होता है तो नेम ऑफ इंटरेक्शन एमेंसिलिज्म कहलाता है। जी हाँ, यदि स्पीसीज ए डेट्रीमेंटल और स्पीसीज बी न्यूट्रल होता है तो नेम ऑफ इंटरेक्शन एमेंसिलिज्म कहलाता है। जी हाँ, यदि स्पीसीज ए डेट्रीमेंटल और स्पीसीज बी न्यूट्रल होता है तो नेम ऑफ इंटरेक्शन एमेंसिलिज्म कहलाता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? जी हाँ, म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज बेनिफिट में होती है। जी हाँ, म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज बेनिफिट में होती है। जी हाँ, म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज बेनिफिट में होती है। कंपटीशन में क्या होता है? जी हाँ, both species lose in competition in their interaction with each other. जी हाँ, both species lose in competition in their interaction with each other. जी हाँ, both species lose in competition in their interaction with each other. नेम ऑफ इंटरेक्शन बताइए जिसमें ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट्स होती है। जी हाँ, बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन में ओनली वन स्पीसीज को बेनिफिट्स होता है, दैट इज पैरासिटिज्म में पैरासाइट को और प्रीडेशन में प्रीडेटर को रिस्पेक्टिवली, एंड द इंटरेक्शन is detrimental to the other species, that is host and prey respectively. कॉमेंसलिज्म किसको कहते हैं?
जी हाँ, वैसा इंटरेक्शन है जहाँ पर वन स्पीशीज बेनिफिटेड होती है और अदर स्पीशीज नाइदर बेनिफिट होती है नॉर हार्म होती है, उसको कमेंसलिस में कहते हैं। जी हाँ, वैसा इंटरेक्शन है जहाँ पर वन स्पीशीज बेनिफिटेड होती है और अदर स्पीशीज नाइदर बेनिफिट होती है नॉर हार्म होती है, उसको कमेंसलिस में कहते हैं। जी हाँ, वैसा इंटरेक्शन है जहाँ पर वन स्पीशीज बेनिफिटेड होती है और अदर स्पीशीज नाइदर बेनिफिट होती है नॉर हार्म होती है, उसको कमेंसलिस में कहते हैं। इन एमेंसलिस में क्या होता है? जी हाँ, एमेंसलिज्म में वन स्पीशीज हार्म्ड होती है जबकि अदर अनअफेक्टेड होती है। जी हाँ, एमेंसलिज्म में वन स्पीशीज हार्म्ड होती है जबकि अदर अनअफेक्टेड होती है। जी हाँ, एमेंसलिज्म में वन स्पीशीज हार्म्ड होती है जबकि अदर अनअफेक्टेड होती है। इरिगेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। इस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का नाम बताइए। जी हाँ, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यह है कि इंटरेक्टिंग स्पीशीज क्लोजली रहती है। जी हाँ, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म share a common characteristic, that is, the interacting species live closely together. जी हाँ, predation, parasitism and commensalism share a common characteristic, that is, the interacting species live closely together. रिवाइज कीजिए फर्स्ट प्रीडेशन को। प्रीडेशन क्या है? जी हाँ, प्रीडेशन प्लांट से फिक्स की गई एनर्जी को ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफर करने का एक नेचुरल तरीका है। टाइगर और डियर में टाइगर प्रीडेटर और डियर प्रे है। शीर खाने वाली एस्पेरो भी एक तरह से प्रीडेटर ही है। हालांकि प्लांट को खाने वाले एनिमल्स को हर्बीवोर्स के रूप में अलग कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में प्रीडेटर से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जी हाँ, प्रीडेशन प्लांट से फिक्स की गई एनर्जी को ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफर करने का एक नेचुरल तरीका है। टाइगर और डियर में टाइगर प्रीडेटर और डियर प्रे है। शीर खाने वाली एस्पेरो भी एक तरह से प्रीडेटर ही है। हालांकि प्लांट को खाने वाले एनिमल्स को हर्बीवोर्स के रूप में अलग कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में प्रीडेटर से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जी हाँ, प्रीडेशन as nature's way of transferring to higher trophic level the energy fixed by plants. When we think of predator and prey, most probably it is the tiger and deer that readily come to our mind. But a sparrow eating any seed is no less a predator. Although animals eating plants are categorized separately as herbivores, they are in a broad ecological context not very different from predators. क्या प्रीडेटर का दूसरा इम्पोर्टेंट रोल यह है कि वे प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं? जी हाँ, प्रीडेटर का दूसरा इम्पोर्टेंट रोल है कि वे प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। अगर प्रीडेटर न हो तो प्रे स्पीसीज की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाता है।
जी हाँ, besides acting as conduits for energy transfer across trophic levels, predators play another important roles. They keep prey population under control, but for predators, prey species could achieve very high population densities and cause ecosystem instability. किसी ज्योग्राफिकल एरिया में कुछ एक्सोटिक स्पीसीज लाने पर वे इनवेसिव यानी कि आक्रामक हो जाती है और तेजी से स्प्रेड यानी कि फैलती है। इसका वजह बताइए एग्जाम्पल के साथ। जी हाँ, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में कुछ एक्सोटिक स्पीसीज लाने पर वे इनवेसिव यानी कि आक्रामक हो जाती है और तेजी से स्प्रेड यानी कि फैलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्वेडेड लैंड पर एक्सोटिक स्पीसीज के नेचुरल प्रेडेटर नहीं होते हैं। अर्ली 1920 में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई कैक्टस ने मिलियन हेक्टेयर्स लैंड में तेजी से स्प्रेड होकर तबाही यानी कि हैवोक मचा दी। फाइनली कैक्टस को खाने वाले प्रेडेटर यानी कि मोथ को लाने के बाद कैक्टस को कंट्रोल किया गया है। प्रेडेटर को उसके नेचुरल हैबिटेट से कलेक्ट किया जाता है। जी हाँ, when certain species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predators. The prickly pear cactus, introduced into Australia in the early 1920s century, caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. Finally, invasive cactus was brought under control only after a cactus feeding predator, that is a moth, from its natural habitat was introduced into the country. कैक्टस को खाने वाला एक प्रीडेटर का नाम बताइए। जी हाँ, कैक्टस को खाने वाला एक प्रीडेटर मॉथ होता है। जी हाँ, कैक्टस को खाने वाला एक प्रीडेटर मॉथ होता है। जी हाँ, कैक्टस को खाने वाला एक प्रीडेटर मॉथ होता है। क्या एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल में अपनाए गए बायोलॉजिकल मेथड्स प्रीडेटर की पॉपुलेशन इक्वेशन की योग्यता पर आधारित होते हैं? जी हाँ, एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल में अपनाए गए बायोलॉजिकल मेथड्स प्रीडेटर की पॉपुलेशन इक्वेशन की योग्यता पर आधारित होते हैं। जी हाँ, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स adopted in agricultural pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population. क्या प्रीडेटर कॉम्पिटिंग प्रे स्पीसीज के बीच कंपटीशन की इंटेंसिटी को कम करके किसी कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में भी सहायक होते हैं? जी हाँ, प्रीडेटर कॉम्पिटिंग प्रे स्पीसीज के बीच कंपटीशन की इंटेंसिटी को कम करके किसी कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में भी सहायक होते हैं। जी हाँ, प्रीडेटर्स also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition along competing prey species. जी हाँ, predators also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition along competing prey species. बताइए, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज में कौन एक इम्पोर्टेंट प्रेडेटर है?
जी हाँ, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज में फिश एस्टर स्टारफिश एक इम्पोर्टेंट प्रीडेटर है। फील्ड एक्सपेरिमेंट में जब एक इनक्लोज्ड इंटरटिडल एरिया के सभी स्टारफिश को हटा दिया गया, तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के कारण 1 ईयर में ही इनवर्टिब्रेट की 10 से अधिक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। जहाँ इन दी रॉकी इंटरटिडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश fish ester is an important predator. In a field experiment, when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates become extinct within a year because of interspecific competition. In the rocky intertidal communities of the American Pacific coast, the starfish fish ester is an important predator. In a field experiment, when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates become extinct within a year because of interspecific competition. अगर प्रीडेटर ज़्यादा इफिशियंट है और अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट करता है, तो हो सकता है प्रे एक्सटिंक्ट हो जाए और इसके बाद फूड लैक की वजह से प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाए। क्या यही कारण है कि प्रीडेटर्स प्रूडेंट यानी कि विवेकी है? जी हाँ, अगर प्रीडेटर ज़्यादा एफिशिएंट है और अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट करता है, तो हो सकता है प्रे एक्सटिंक्ट हो जाए और इसके बाद फूड लैक की वजह से प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाए। यही कारण है कि प्रीडेटर्स प्रूडेंट यानी कि विवेकी है। जी हाँ, इफ अ प्रीडेटर इज टू efficient and over exploits its prey, then the prey might become extinct, and following it, the predator will also become extinct for lack of food. This is the reason why predator in nature are prudent. प्रीडेशन के प्रभाव को कम करने के लिए प्रे स्पीसीज विभिन्न डिफेंस विकसित करते हैं। प्रीडेटर द्वारा आसानी से न पहचाने जाए, इसलिए इंसेक्ट्स की कुछ स्पीसीज और फ्रॉग में कैमोफ्लेज पाई जाती है। कुछ प्रे पॉइजनस होते हैं, इसलिए प्रीडेटर इन्हें नहीं खा पाते। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, प्रीडेशन के प्रभाव को कम करने के लिए प्रे स्पीसीज विभिन्न डिफेंस विकसित करते हैं। प्रीडेटर द्वारा आसानी से न पहचाने जाएं, इसलिए इंसेक्ट्स की कुछ स्पीसीज और फ्रॉग में कैमोफ्लेज पाई जाती है। कुछ प्रे पॉइजनस होते हैं, इसलिए प्रीडेटर इन्हें नहीं खा पाते। जी हाँ, प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंस टू लेसन द impact of predation. Some species of insects and frogs are cryptically colored, that is, camouflaged to avoid being detected easily by the predator. Some are poisonous and therefore avoided by the predator. जी हाँ, prey species have evolved various defense to lessen the impact of predation. Some species of insects and frogs are cryptically colored, that is, camouflaged to avoid being detected easily by the predator. Some are poisonous and therefore avoided by the predator. एक ऐसे बटरफ्लाई का नाम बताइए जिसमें स्पेशल केमिकल होता है और इसलिए यह प्रीडेटर यानी कि बॉडी के लिए हाईली डिस्टेस्टीफुल होती है, और साथ में यह बटरफ्लाई इस केमिकल को अपनी किस स्टेज में किसको
खाकर प्राप्त करती है, यह भी बताइए। जी हाँ, मीनार के बटरफ्लाई की बॉडी में एक स्पेशल केमिकल होता है, इसलिए यह प्रीडेटर यानी बर्ड के लिए हाईली डिस्टेस्टिफुल होती है। यह दिलचस्प बात है कि बटरफ्लाई इस केमिकल को अपनी कैटरपिलर स्टेज में पॉइजनस वीड खाकर प्राप्त करती है। जी हाँ, मीनार के बटरफ्लाई की बॉडी में एक स्पेशल केमिकल होता है, इसलिए यह प्रीडेटर यानी बर्ड के लिए हाईली डिस्टेस्टिफुल होती है। यह दिलचस्प बात है कि बटरफ्लाई इस केमिकल को अपनी कैटरपिलर स्टेज में पॉइजनस वीड खाकर प्राप्त करती है। जी हाँ, द monarch butterfly is highly distasteful to its predator, that is bird, because of the special chemical present in its body. Interestingly, the butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. जी हाँ, द monarch butterfly is highly distasteful to its predator, that is bird, because of the special chemical present in its body. Interestingly, the butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. बताइए, क्या प्लांट के लिए हर्बीवोर्स प्रीडेटर्स होते हैं? क्या नियरली 25% इंसेक्ट्स फाइटोफेगस होते हैं, अर्थात प्लांट शैप तथा अदर पार्ट्स खाते हैं? जी हाँ, प्लांट के लिए हर्बीवोर्स प्रीडेटर्स होते हैं। नियरली 25% इंसेक्ट्स फाइटोफेगस होते हैं, अर्थात प्लांट शैप तथा अदर पार्ट्स खाते हैं। जी हाँ, प्लांट के लिए हर्बीवोर्स प्रीडेटर्स होते हैं। नियरली 25% इंसेक्ट्स फाइटोफेगस होते हैं, अर्थात प्लांट शैप तथा अदर पार्ट्स खाते हैं। जी हाँ, फॉर प्लांट्स herbivores are the predators. Nearly 25% of all insects are known to be phytophagous, that is feeding on plant sap and other parts of plants. Unlike animals, plants अपने predator से बचने के लिए भाग नहीं सकते, तो यह अपने predator से कैसे बचते हैं? जी हाँ, unlike animals, प्लांट्स अपने प्रीडेटर्स से बचने के लिए भाग नहीं सकते हैं, इसलिए प्लांट्स ने हर्बीवोर्स से बचने के लिए मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस विकसित कर ली है। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस में सबसे कॉमन थॉर्न्स यानी कि कांटे होते हैं, दैट इज एकेसिया कैक्टस में कई पौधे केमिकल प्रोड्यूस या स्टोर करते हैं, जिनको खाने से हर्बीवोर्स को नुकसान पहुंचता है। ये केमिकल्स हर्बीवोर्स को नुकसान पहुंचाते हैं, सिक यानी कि बीमार कर सकते हैं। इंसेक्ट में फीडिंग या डाइजेशन इनहिबिट हो जाता है, रिप्रोडक्शन को डिस्टर्ब यानी कि भंग करते हैं, इंसेक्ट मर भी सकते हैं। जी हाँ, दी प्रॉब्लम इज पार्टिकुलरली सर्व फॉर प्लांट्स बिकॉज अनलाइक एनिमल्स दे कैन नॉट run away from their predators. Plants therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defense against herbivores. Thorns, that is in Acacia cactus, are the most common morphological means of defense. Many plants produce and store chemicals that make the herbivore sick when they are eaten, inhibit feeding or digestion, disrupt its reproduction, or even kill it. जी हाँ, the problem is particularly serve for plants because unlike animals, they cannot run away from their predators. Plants therefore have evolved an astonishing variety
of morphological and chemical defense against herbivores. Thorns, that is in Acacia cactus, are the most common morphological means of defense. Many plants produce and store chemicals that make the herbivore sick when they are eaten, inhibit feeding or digestion, disrupt its reproduction, or even kill it. एवोंडोनेड फील्ड में पाई जाने वाली कैलोट्रोपिस वीड में क्या पाया जाता है जिसके कारण यह अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर पाती है? जी हाँ, एवेनोडोनेड फील्ड में पाई जाने वाली कैलोट्रोपिस वीड में जहरीला ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। इस कारण आपने कभी भी किसी कैटल या गोट्स को इस वीड को चरते यानी कि ब्राउजिंग करते हुए नहीं देखा होगा। बताइए यह ग्लाइकोसाइड किसके लिए पॉइजनस होता है? जी हाँ, एवेनोडोनेड फील्ड में पाई जाने वाली कैलोट्रोपिस वीड में जहरीला ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। इस कारण आपने कभी भी किसी कैटल या गोट्स को इस वीड को चरते यानी कि ब्राउजिंग करते हुए नहीं देखा होगा। यह ग्लाइकोसाइड हार्ट के लिए पॉइजनस होता है। जी हाँ, दी वीड कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन एवेनोडोनेड फील्ड, the plant produces highly poisonous cardiac glycosides, and that is why you never see any cattle or goats browsing on this plant. जी हाँ, the weed Calotropis growing in Avanodonate field, the plant produces highly poisonous cardiac glycosides, and that is why you never see any cattle or goats browsing on this plant. प्लांट्स से केमिकल्स की वाइड वैरायटी को कमर्शियल स्केल पर निकाला जाता है। 5 ऐसे केमिकल्स का नाम बताइए और साथ में यह बताइए कि यह प्लांट्स में वास्तव में किस लिए होते हैं? यहाँ प्लांट्स से केमिकल्स की वाइड वैरायटी को कमर्शियल स्केल पर निकाला जाता है, जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, एस्ट्रिक्निन, ओपियम एटसेट्रा। वास्तव में ये केमिकल्स ग्रेजर्स और ब्राउजर्स से बचाव के लिए होते हैं। यहाँ a wide variety of chemical substances that we extract from plants on a commercial scale, that is nicotine, caffeine, quinine, strychnine, opium, etc., are produced by them actually as defenses against grazers and browsers. यहाँ a wide variety of chemical substances that we extract from plants on a commercial scale, that is nicotine, caffeine, quinine, strychnine, opium, etc., are produced by them actually as defenses against grazers and browsers. रिवाइज कीजिए सेकेंड कंपटीशन को। बताइए क्या डार्विन ने नेचर में स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताया और विश्वास दिलाया कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए पोटेंट फोर्स, दैट इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है। जी हाँ, डार्विन ने नेचर में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताया और विश्वास दिलाया कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए पोटेंट फोर्स इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है। जी हाँ, व्हेन डार्विन स्पोक द स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, he was conceived that inter-specific competition is a potent force in organic evolution. जी हाँ, when Darwin spoke the struggle for existence
and survival of the fittest in nature. He was conceived that inter-specific competition is a potent force in organic evolution. बताइए सामान्यतः कंपटीशन कब शुरू होता है? जी हाँ, सामान्यतः माना जाता है कि कंपटीशन उस समय शुरू हो जाता है जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करती है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। पहली बात, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज भी सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर सकती है। इसका एग्जाम्पल दीजिए। जी हाँ, सामान्यतः ये माना जाता है कि कंपटीशन उस समय शुरू होता है जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करती है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। पहली बात, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज भी सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए साउथ अमेरिका की कुछ शैलो लैक्स में विजिट करने वाली फ्लेमिंगोज और वहीं की रेसिडेंट फिशेज अपने कॉमन फूड जूप्लैंक्टन के लिए compete करती है। जी हाँ, it is generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limiting, but this is not entirely true. Firstly, totally unrelated species could also compete for the same resource. For instance, in some shallow South American lakes, visiting flamingos and resident fishes compete for their common food, the zooplankton in the lake. जी हाँ, it is generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limiting, but this is not entirely true. Firstly, totally unrelated species could also compete for the same resource. For instance, in some shallow South American lakes, visiting flamingos and resident fishes compete for their common food, the zooplankton in the lake. बताइए क्या कंपटीशन के लिए रिसोर्सेज का लिमिट में होना आवश्यक है? जी नहीं, कंपटीशन के लिए रिसोर्सेज का लिमिट में होना आवश्यक नहीं है। जी हाँ, रिसोर्सेज need not be limiting for competition to occur. जी हाँ, resources need not be limiting for competition to occur. बताइए इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या होता है? जी हाँ, इंटरफेरेंस कंपटीशन में एक स्पीसीज की फीडिंग एफिशिएंसी दूसरे स्पीसीज के इंटरफेरिंग और इनहिबिटरी प्रेजेंस से घट सकती है, भले ही रिसोर्सेस दैट इज फूड और स्पेस पर्याप्त हो। इसलिए कंपटीशन की बेस्ट डेस्टिनेशन इस प्रकार है। कंपटीशन में एक स्पीसीज की फिटनेस दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस में सिग्निफिकेंटली घट जाती है। फिटनेस को इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज यानी कि आर में मेजर करते हैं। जी हाँ, इंटरफेरेंस कंपटीशन में एक स्पीसीज की फीडिंग एफिशिएंसी दूसरे स्पीसीज के इंटरफेरिंग और इनहिबिटरी प्रेजेंस से घट सकती है, भले ही रिसोर्सेस दैट इज फूड और स्पेस पर्याप्त हो। इसलिए कंपटीशन की बेस्ट डेस्टिनेशन इस प्रकार है। कंपटीशन में एक स्पीसीज की फिटनेस दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस में सिग्निफिकेंटली घट जाती है। फिटनेस को इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज
यानी कि आर में मेजर करते हैं। जी हाँ, इन इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species, even if resources, that is food and space, are abundant. Therefore, competition is best defined as a process in which the fitness of one species, that is measured in terms of its R, the intrinsic rate of increase, is significantly lower in the presence of another species. It is relatively easy to demonstrate in laboratory experiments. जी हाँ, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट द्वारा आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसा कि गॉस और अन्य इकोलॉजिस्ट ने किया था कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने पर कंप्लीटली सुपेरियर स्पीसीज अंत में दूसरी स्पीसीज एलिमिनेट कर देगी। लेकिन नेचर में इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हमेशा निर्णायक यानी कि कंक्लूसिव नहीं होते हैं। जी हाँ, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट द्वारा आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसा कि गॉस और अन्य इकोलॉजिस्ट ने किया था कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने पर कंप्लीटली सुपेरियर स्पीसीज अंत में दूसरी स्पीसीज एलिमिनेट कर देगी। लेकिन नेचर में इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हमेशा निर्णायक यानी कि कंक्लूसिव नहीं होते हैं। कुछ केसेस में स्ट्रॉन्ग और परsuasive सर्कुमटेंशियल एविडेंस मिलते हैं। गैलोपेगस आइसलैंड में गोट्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद एविंगडन टॉर्टोइज एक डिकेड में ही एक्सटिंक्ट हो गए। इसका कारण गोट्स की अधिक ब्राउजिंग इफिशियंसी थी। जी हाँ, गैलोपेगस आइसलैंड में गोट्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद एविंगडन टॉर्टोइज एक डिकेड में ही एक्सटिंक्ट हो गए। इसका कारण गोट्स की अधिक ब्राउजिंग इफिशियंसी थी। बताइए, क्या नेचर में कंपटीशन होने का दूसरा एविडेंस कॉम्पिटिटिव रिलीज है? क्या कॉम्पिटिटिवली सुपेरियर स्पीसीज की प्रेजेंस के कारण दूसरी स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन छोटे ज्योग्राफिकल एरिया तक सीमित यानी कि रेस्ट्रिक्ट हो जाता है? और क्या सुपेरियर कॉम्पीटिंग स्पीसीज को एक्सपेरिमेंटली हटाने पर रेस्ट्रिक्टेड स्पीसीज की डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ड्रामेटिकली बढ़ जाती है? जी हाँ, नेचर में कंपटीशन होने का दूसरा एविडेंस कॉम्पिटिटिव रिलीज है। कॉम्पिटिटिवली सुपेरियर स्पीसीज की प्रेजेंस के कारण दूसरी स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन छोटे ज्योग्राफिकल एरिया तक सीमित यानी कि रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। सुपेरियर कॉम्पीटिंग स्पीसीज को एक्सपेरिमेंटली हटाने पर रेस्ट्रिक्टेड स्पीसीज की डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। जी हाँ, another evidence for the occurrence of competition in nature comes from what is called competitive release. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitive superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. जी हाँ, another evidence for the occurrence of competition in nature comes from what is called competitive release. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitive superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. बताइए, कुनाल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है और यह क्या दिखाता है?
जी हाँ, कुनाल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि स्कॉटलैंड के रॉकी शी कोस्ट्स पर इंटरटाइडल एरिया में कॉम्पिटिटिव सुपेरियर ब्रांकली बलानस पाए जाते हैं। सुपेरियर बलानस ने छोटे ब्रांकली कैथमालस को उस जोन से निकाल दिया। जी हाँ, कुनाल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि स्कॉटलैंड के रॉकी शी कोस्ट्स पर इंटरटाइडल एरिया में कॉम्पिटिटिव सुपेरियर ब्रांकली बलानस पाए जाते हैं। सुपेरियर बलानस ने छोटे ब्रांकली कैथमालस को उस जोन से निकाल दिया। जी हाँ, कुनाल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट्स showed that on the rocky sea coasts of Scotland, the larger and competitively superior branchial balanus dominates the intertidal area and excludes the smaller branchially Cathmalus from that zone. जी हाँ, कुनाल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट्स showed that on the rocky sea coasts of Scotland, the larger and competitively superior branchial balanus dominates the intertidal area and excludes the smaller branchially Cathmalus from that zone. बताइए क्या जनरली कंपटीशन में कार्निवोर्स की अपेक्षा हर्बीवोर्स और प्लांट्स अधिक एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं? जी हाँ, जनरली कंपटीशन में कार्निवोर्स की अपेक्षा हर्बीवोर्स और प्लांट्स अधिक एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं। जी हाँ, इन जनरल herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than carnivores. जी हाँ, इन जनरल herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than carnivores. गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है? जी हाँ, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करने वाली दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अनंत काल यानी कि इनडिफिनिट तक साथ साथ नहीं रह सकती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इन्फीरियर स्पीसीज अंत में एलिमिनेट कर देती है। ऐसा तभी होगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल states that closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and the competitively inferior one will be eliminated eventually. This may be true if resources are limiting, but not otherwise. जी हाँ, गॉस competitive exclusion principle states that closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and the competitively inferior one will be eliminated eventually. This may be true if resources are limiting, but not otherwise. बताइए क्या मोर रिसेंट स्टडीज कंपटीशन की ऐसे ग्रॉस जनरलाइजेशन को सपोर्ट करती है? जी नहीं, मोर रिसेंट स्टडीज कंपटीशन के ऐसे ग्रॉस जनरलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती। ये स्टडीज नेचर में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के न होने को प्रदर्शित नहीं करते, परंतु कंपटीशन को फेस करने वाले स्पीसीज
ऐसी मैकेनिज्म विकसित कर सकती है जो एक्सक्लूजन की जगह को एक्जिस्टेंस को प्रमोट करती है, यानी कि रिसोर्सेज पार्टीशनिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है। अगर दो स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन करती है तो ये स्पीसीज फीडिंग के लिए डिफरेंट टाइम या डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स चुनकर कंपटीशन को अवॉइड कर सकती है। जी नहीं, मोर रिसेंट स्टडीज कंपटीशन के ऐसे ग्रॉस जनरलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती। ये स्टडीज नेचर में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के न होने को प्रदर्शित नहीं करते, परंतु कंपटीशन को फेस करने वाले स्पीसीज ऐसी मैकेनिज्म विकसित कर सकती है जो एक्सक्लूजन की जगह को एक्जिस्टेंस को प्रमोट करती है, यानी कि रिसोर्सेज पार्टीशनिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है। अगर दो स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन करती है तो ये स्पीसीज फीडिंग के लिए डिफरेंट टाइम या डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स चुनकर कंपटीशन को अवॉइड कर सकती है। जी हाँ, more recent studies do not support such gross generalization about competition. While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out that a species facing competition might evolve a mechanism that promote coexistence rather than exclusion. One such mechanism is resource partitioning. If two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing, for instance, different times for feeding or different foraging patterns. जी हाँ, more recent studies do not support such gross generalization about competition. While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out that a species facing competition might evolve a mechanism that promote coexistence rather than exclusion. One such mechanism is resource partitioning. If two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing, for instance, different times for feeding or different foraging patterns. बताइए किसने दिखाया कि सिमेट्री पर रह रही वार्बलर्स की 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपटीशन से बचने के लिए फॉरेजिंग एक्टिविटीज में बिहेवियरल डिफरेंस शो की और साथ साथ रह सके। जी हाँ, मैक ऑर्थर ने दिखाया कि सिमेट्री पर रह रहे वार्बलर्स की 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपटीशन से बचने के लिए फॉरेजिंग एक्टिविटीज में बिहेवियरल डिफरेंसेस शो की और साथ साथ रह सके। जी हाँ, मैक ऑर्थर showed that 5 closely related species of warblers living on the cemetery were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities. जी हाँ, मैक ऑर्थर showed that 5 closely related species of warblers living on the cemetery were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities.